Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the first lecture of this beautiful chapter, Gravitation. तो बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और फिर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो बच्चों देयर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन कि लोगों को लगता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर करा. एक्चुअली न्यूटन डिड नॉट डिस्कवर ग्रेविटी. The discovery dates back to earlier times when earth dwellers experienced the consequences of tripping and falling. है ना, ये चीज लोगों को पहले से ही पता थी. What Newton discovered was that gravity is universal. ये बात लोगों ने नहीं सोची थी कि ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्सल है. उन्हें लगता था कि ये सिर्फ अर्थ का फिनोमेना है. That is, it is not unique to earth as others of his time assumed. Clear है ये बात? From the time of Aristotle, the circular motion of heavenly bodies was regarded as natural. है ना? The ancients believed that the stars, the planets, and the moon move in divine circles, free from any impelling force. As far as the ancients were concerned, this circular motion required no explanation. है ना? उनको लगता था कि ये बस हो रहा है, होने दो. Isaac Newton, however, recognized that a force of some kind must act on the planets whose orbit he knew were ellipses. है ना, उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया था कि इनका जो पाथ है वो कैसा है, एलिप्टिकल है. Otherwise their paths would be straight lines. Others of his time, influenced by Aristotle, supposed that any force on a planet would be directed along its path. Newton, however, reasoned that the force on each planet would be directed towards a fixed central point, that is towards the sun. तो ये सारी बातें जो है ये न्यूटन नहीं सोची थी, है ना, कि कोई सेंट्रल फोर्स जो है वो लग सकता है. बाकी तो सोचते थे कि प्लैनेट पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो सिर्फ उसके अलोंग द पाथ ही लग सकता है. दिस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाज द सेम फोर्स दैट पुल्स एन एप्पल ऑफ अ ट्री. है ना, तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो वही है जो एप्पल पर लग रहा है. न्यूटन स्ट्रोक ऑफ इंट्यूशन दैट द फोर्स between the earth and an apple is the same force that pulls moons and planets and everything else in our universe was a revolutionary break. है ना, ये बहुत बड़ा ब्रेक था. With the prevailing notion that there were two sets of natural laws, one for the earthly events and other altogether different for motion in the heavens. तो लोगों को लगता था कि हेवन में अलग चीजें होती है ना, और अर्थ पे अलग चीजें होती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. लेकिन इन्होंने क्या करा, न्यूटन साहब ने, इन्होंने एक्चुअली यूनाइट किया. किसे यूनाइट किया? टेरेस्ट्रियल लॉज एंड कॉस्मिक लॉज. है ना, इन दोनों को उन्होंने मर्ज किया एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूटोनियन सिंथेसिस. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी की. तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि दो बॉडीज एक दूसरे पर किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है. ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स सच एज टू पीपल कैन बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. है ना, तो ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हियर वी शैल फोकस ऑन न्यूटन्स फोर्स लॉ बिटवीन टू पार्टिकल्स. मतलब कि सिर्फ पॉइंट मासेस के बारे में हम लोग बात करेंगे विच हैव नो साइज. तो देखिए बच्चों, एवरीथिंग पुल्स ऑन एवरीथिंग एल्स इन अ ब्यूटिफुली सिंपल वे दैट इन्वॉल्व्स ओनली मास एंड डिस्टेंस. है ना, ये जो फोर्स है ये मास और डिस्टेंस पे एक्चुअली डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट फॉर एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम. है ना, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. है ना, उनके बीच की दूरी की. हियर m1 and m2 are the masses of the bodies and d is the distance between their centers. Thus the greater the masses m1 and m2, the greater the force of attraction between them in direct proportion to the masses. है ना, और इसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि सेपरेशन d जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स जो है वो वीकर होता जाएगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. चलिए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी. तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने स्मॉल जी के बारे में पढ़ा है ना, दैट इज डिफरेंट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये अलग है, ये कैपिटल जी से डिनोट होता है एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है,
द प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, है ना। अगर हम लोग वो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो यूजिंग अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग इसे एक एग्जैक्ट इक्वेशन में बना सकते हैं. When the constant of proportionality capital G is introduced, G is called the universal gravitational constant और इक्वेशन क्या है, F is equal to G m1 m2 upon d square. तो ऑब्वियस है कि फिलहाल हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना. ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है. क्लियर है ये बात. In words, the force of gravity between two objects is found by multiplying their masses, dividing by the square of the distance between their centers and then multiplying the result by the constant g. तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई. अब एक और चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे एक बॉडी है वो दूसरे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, है ना. अगर हम लोग इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज आइडेंटिकल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ 1 kg masses that are 1 meter apart, है ना. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों मासेस 1 kg के हो और डिस्टेंस 1 मीटर का हो तो उस केस में देखिए कितनी छोटी वैल्यू आ रही है फोर्स की, 0.000000667 न्यूटन, है ना. तो ये बहुत वीक फोर्स है ना. दिस स्मॉल मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स एन एक्सट्रीमली वीक फोर्स. और इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की अगर बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन के साथ अगर हम लिखें तो जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, है ना. कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है, वो किसी बी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ए जो है बी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा. उसी तरीके से एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो बी भी जो है ए पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो उसे अपनी तरफ खींचेगा. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों एक मजेदार चीज है यहाँ पर, जस्ट एज पाई रिलेट्स सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर फॉर सर्कल्स, जी रिलेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स विद मास एंड डिस्टेंस. ठीक है. अब देखिए जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, दूरी बढ़ते जाने से क्या होता है कि वो जो फोर्स है वो वीक होता जाता है. तो भैया लिखा है, एज द रॉकेट गेट्स फार्दर फ्रॉम द अर्थ, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ बिटवीन द रॉकेट एंड द अर्थ डिक्रीजेस. अब देखते हैं बच्चों कि आखिर ये जो जी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू है वो किन्होंने मेजर करी थी. एन इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी कैवेंडिश फर्स्ट मेजर्ड कैपिटल जी लॉन्ग आफ्टर द टाइम ऑफ न्यूटन इन द 18th century. ठीक है. और उन्होंने ये कैसे ढूंढा, ही accomplished this by measuring the tiny force between lead masses with an extremely sensitive torsion balance. तो बस ये इतना जानना हमारे लिए काफी है ना, कि कुछ इस तरीके का प्रोसेस रहा था. Once the value of capital G was known, the mass of the earth was easily calculated. ये कितनी मजेदार चीज है कि पूरे के पूरे अर्थ का जो है मास अचानक से कैलकुलेट कर लिया गया. The force that earth exerts on a mass of 1 kilogram at its surface is 9.8 newtons. The distance between the 1 kg mass and the center of the earth is earth's radius 6.4 into 10 to the power 6 meters, है ना. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या लिख देंगे, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ. तो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पर m1 की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई, और m1 जो है वो लगभग आ रहा था 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम. तो इस तरीके से अर्थ का मास मेजर किया गया. इन द 18th century when G was first measured, people all over the world were excited about it, है ना. ये बहुत बड़ी खबर थी. That's because newspapers everywhere announced the discovery as one that measured the mass of the planet Earth. How exciting that Newton's formula gives the mass of the entire planet with all its oceans, mountains and inner parts, जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए पर फिर भी हम लोगों ने पूरे के पूरे अर्थ का मास कैलकुलेट कर लिया. G and the mass of Earth were measured when a great portion of Earth's surface was still undiscovered. क्योंकि ये तो 18th century की बात है ना, उस समय पूरे के पूरे अर्थ के बहुत सारे पोर्शंस की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी. ठीक है. तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो है मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करी और डायरेक्शन के बारे में भी एक आइडिया लगाया कि किस तरीके से दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब अगर हम लोग थोड़ा सा वेक्टोरियली बातें करें, है ना,
इसी फोर्स के बारे में हम लोग कैसे बात करें, वेक्टोरियली बातें करें, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो मासेस हैं m1 और m2, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मान लीजिए कि ये जो m1 है और ये m2 है, m1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और m2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, ये ओरिजिन हो गया। तो अब हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, है ना, ये मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया है कि m1 m2 को इस लाइन के अलोंग खींचेगा और m2 m1 को भी इस लाइन के अलोंग खींचेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग दिखाना चाहें फोर्सेस को, तो देखिए m1 पर फोर्स जो लगेगा वो हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं और m2 पर लगने वाले फोर्स को भी हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि m1 और m2 के बीच की दूरी है ना, इस दूरी को लेटर से कि मैं कुछ कह देता हूँ, नाम दे देता हूँ। ये जो दूरी है ये लेटर से कि स्मॉल r के बराबर है। अब हमें ये पता है कि फोर्स जो है ना, फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2 वो कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसी तरीके से फोर्स ऑन m2 बिकॉज ऑफ m1 वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगेन मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन की तो बात हम लोगों ने नहीं की। तो डायरेक्शन की बात कैसे करें, तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2। तो देखिए बच्चों, फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2 अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले तो देखिए उसे लिखेंगे कैसे, f m1 कॉमा m2 है ना, और ये रहा वो फोर्स। तो हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन की कमी है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, m1 से लेकर के m2 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ना, ये जो वेक्टर होगा जो कहाँ से निकल रहा है, m1 से निकल रहा है और m2 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, उस वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1, है कि नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1। क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले ये वेक्टर दिखेगा कैसा, तो देखिए बच्चों ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 बिकॉज ऑफ, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू 1, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो 1 के नजरिए से, है ना, m1 के नजरिए से अगर मैं 2 को देख रहा हूं तो ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। हम लोग सिंपली r2 वेक्टर या r1 वेक्टर लिखते हैं कब, जब हम लोग ओरिजिन से देख रहे होते हैं ना। लेकिन अगर m1 पे बैठ करके m2 को देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करें तो हम लोग r21 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 में अगर हम लोग क्या ऐड करें, प्लस r1 वेक्टर ऐड करें तो ये r2 वेक्टर बन जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास r2,1 आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। तो अब मुझे इसी वेक्टर के अलोंग क्या चाहिए, इसी वेक्टर के अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, r2,1 कैप विल बी इक्वल टू r2,1 वेक्टर अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे जो कि r है, ठीक है। तो अब देखिए बहुत इजी हो गया मेरे लिए। अब मैं क्या बोल दूंगा, फोर्स ऑन, है ना, किसका निकालना था हमें, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 निकालना था, ये निकालना था ना हमें। m1 पर जो अट्रैक्टिव फोर्स m2 की वजह से लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2 वेक्टोरियली ये क्या लिखेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, g m1 m2 अपॉन क्या लिख देंगे, r स्क्वायर। और अब यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, r2,1 वेक्टर अपॉन r। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 वो क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन r क्यूब, और आगे क्या आ जाएगा, r2,1 वेक्टर, है ना। तो बड़े आराम से देखिए हम लोगों ने इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रहे तो अच्छा है, वरना आपको 2 मिनट लगेगा ये डिराइव करने में। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। 4 particles having masses m, 2m, 3m and 4m are placed at the 4 corners of a square of edge small a. Find the gravitational force acting on a particle of mass small m placed at the center. तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, यहाँ पर जो स्क्वायर मैंने बनाया है उसकी एज लेंथ जो है वो स्मॉल ए है, और m, 2m, 3m और 4m जो है ये चारों कॉर्नर्स पे है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास m जो कि सेंटर पर है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल एम है ना, इधर वाला कोने वाला, वो इस सेंटर वाले स्मॉल एम पर क्या लगाएगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्स कितना होगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग कितना कहते हैं कि ये फोर्स कितना होगा, सो इट विल बी फोर्स ऑन एम बिकॉज ऑफ एम, वो कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन, अब यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल की लेंथ √2a हो जाएगी, और ये तो डायगोनल का आधा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √2a/2, है ना, √2a/2, मतलब ये a अपॉन √2 हो गया, तो a अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है। उसी तरीके से फोर्स ऑन स्मॉल एम बिकॉज ऑफ 3m कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये जो फोर्स है ये 3 टाइम्स होगा पिछले वाले फोर्स के, जिसकी अभी भी हम लोगों ने चर्चा करी, क्योंकि मास जो है वो क्या हो गया, 3m हो गया एक, और डिस्टेंस तो उतनी है। तो फोर्स ऑन m बिकॉज ऑफ 3m, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे gm3m अपॉन डिस्टेंस तो वही है a/√2 का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं बच्चों, सिंपल रखने के लिए मैं फोर्स F को F0 कह देता हूं ना, F0 की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूं, GMM अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या मान रहा हूं, F0 मान रहा हूं। तो अगर आप सोचिए कि यहां पर मैं इस फोर्स को F0 लिख रहा हूं, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 3F0 हो जाएगा। और इन दोनों फोर्सेस में क्या रिलेशन है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों फोर्सेस को एक फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3F0 माइनस F0, मतलब ये कितना बन जाएगा, 2F0 बन जाएगा। तो मैंने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फिलहाल तो निकाल लिया है, ठीक है। तो अब मैं बाकियों को इधर से उड़ा देता हूँ ना, ये मैंने मिटा दिया। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे कौन से फोर्सेस की, जो m पर 2m लगा रहा है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, फोर्स ऑन m बिकॉज ऑफ 2m, है ना, वो कितना हो जाएगा, gm2m अपॉन डिस्टेंस अगेन a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जा रहा है, ये 2 टाइम्स F0 आ जा रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे दिखा देंगे, यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से ना, तो ये जो फोर्स है m पर लगने वाला वो 2m की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स F0 के बराबर, क्लियर है बात। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल एम पर एक फोर्स और लग रहा है ना, 4m लगा रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, वो टुवर्ड्स 4m हो जाएगी ना, और ये मैग्नीट्यूड वाइज काफी ज्यादा होगा। तो देखते हैं एग्जैक्टली ये कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन m बिकॉज ऑफ 4m, ये आ जाएगा gm4m अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 टाइम्स F0 आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4F0 लिख सकते हैं। अब ये 4F0 है और ये 2F0 है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो इनको भी हम लोग एक फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो 4F0 माइनस 2F0, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2F0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए हम लोग फाइनली क्या देख पा रहे हैं, इस स्मॉल एम पर 2 फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं, 2F0 और 2F0 मैग्नीट्यूड के, और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों फोर्सेस का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है ना, ये जो कंपोनेंट मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाया है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने एक्स एक्सिस किसे माना है वो मैं दिखा देता हूँ, इससे मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस और इससे मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस। तो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन वाई के लॉन्ग तो रह जाएगा, है ना, इस डायग्राम के हिसाब से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह सकता हूँ। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू 2F0 का कौन सा कंपोनेंट, cos 45 कंपोनेंट, है ना, और ऐसे कितने फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस हैं, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/√2 इंटू F0। अब F0 की वैल्यू रख देते हैं, F0 है gmm अपॉन a/√2 का स्क्वायर, तो F नेट हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 4/√2 gmm अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, क्लियर है बात। तो देखते हैं ये कितना आ जा रहा है, ये हमारे पास देखिए आ जाएगा 4/√2 gm² अपॉन a² और √2 का स्क्वायर ऊपर जाकर के 2 बन जाएगा ना। तो अब
हमारे पास फाइनल रिजल्ट बस आने ही वाला है ना। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू ये √2, तो ये √2 हो गया, तो ये 4√2 GM² अपॉन A² हो गया। क्लियर है। तो ये जो है ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। और इसकी डायरेक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरफ है। इसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली इस तरफ है ना, 4M और 3M के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट की तरफ है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 इक्वल मासेस M आर प्लेस्ड एट द 3 corners of an equilateral triangle of side small a. Find the force exerted by this system on another particle of mass m placed at, और यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड और दूसरा पार्ट है एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर वो ट्राइंगल बना दिया है और उसके तीनों साइड्स पर, है ना, तीनों वर्टेक्स पर मैंने क्या लगा दिया, m मास रख दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि साइड लेंथ को a मानना है, चलिए मैंने a भी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है पहले पार्ट में कि एक ऐसे पार्टिकल पे फोर्स बताना है जो कि कहाँ पर है, किसी साइड के मिड पॉइंट पर है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक और पार्टिकल है ना, इसका मास जो है वो सेम स्मॉल m है ना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, इस पर हमें फोर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सिमेट्री का हम लोग बहुत जबरदस्त यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल m है ना, ये वाला जो स्मॉल m है और ये वाला जो स्मॉल m है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, ये इसको ऐसे खींचेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा। डिस्टेंस बराबर है ना, और ये जो मासेस है वो भी बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इस फोर्स को मैं F0 कह रहा हूँ तो ये फोर्स भी F0 हो जाएगा, है ना। और इनफैक्ट हम लोग F0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा GM अपॉन, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A/2, तो A/2 का स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे हैं पर डायरेक्शन एंटी पैरेलल है ना। तो ये दोनों एक दूसरे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस को कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों फोर्सेस देखिए क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है ये बात। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो मास है ना स्मॉल m, ये इस स्मॉल m पर फोर्स लगाएगा और वो भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो चलिए ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। दो स्मॉल m मासेस का तो नेट फोर्स 0 आ गया, बस तीसरे मास की वजह से देखते हैं। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल स्मॉल m को मीट करेगा और इसकी लेंथ कितनी होती है एल्टीट्यूड की, ये होती है √3/2 इंटू स्मॉल है ना साइड लेंथ। तो ये बेसिकली एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूले का, है ना। तो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, GM1 है ना, यहाँ पर फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, F नेट विल बी इक्वल टू M1 M हो जाएगा, M2 भी M हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है √3/2 टाइम्स A, और इसका करना है स्क्वायर, है ना। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हम लोग समझ सकते हैं कि कैसी हो जाएगी, टुवर्ड्स दिस मास, है ना, टुवर्ड्स दिस थर्ड मास, जिस साइड पे ये मास है ना, उसके अलावा जो हम लोग देख रहे हैं उसके ऑपोजिट जो मास है उसकी तरफ डायरेक्टेड है ये फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है GM² अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 3A² और ऊपर आ जाएगा 4, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, F नेट विल बी इक्वल टू 4GM² अपॉन 3A², है ना। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है, और डायरेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किस तरफ है, ये है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द थर्ड मास। ठीक है ना। अब बच्चों अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें ना, जिसमें हमसे पूछा गया कि अगर एक एक्स्ट्रा मास जो है वो सेंटर पे रहे तब उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सिमेट्री का इस्तेमाल करके कि 3 फोर्सेस लगेंगे स्मॉल m पर, एक तो ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, और ये तीनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकली है। और साथ ही साथ तीनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर है नहीं ये बात, 120 डिग्री ईच। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्टिकल है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में क्यों रहेगा, क्योंकि आप लैमीज थ्योरम देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेबल है ना। F अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू F अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू दिस F अपॉन साइन 120 डिग्री। तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस स्मॉल m को 3 अलग अलग डायरेक्शन से बिल्कुल सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, और ये तीनों डायरेक्शन भी कैसी है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। ये सारे डायरेक्शंस जो है 120 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर है बात। तो इसी वजह से F नेट जो है इस केस में कितना लगेगा,
जीरो लगेगा। ऑलराइट, तो बच्चों इस सवाल से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि चाहे कैसा भी रेगुलर पॉलीगन हो, अगर उसके सारे वर्टेक्स पर है ना, अगर हम लोग इक्वल मास को रखें, जैसे कि मान लीजिए कि मैं पेंटागन ले रहा हूँ और इसके हर एक वर्टेक्स पर मैं m मास ले रहा हूँ, ठीक है, तो जो इस पेंटागन का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, है ना, तो वहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी आप स्मॉल m मास रख दे, है ना, कोई भी मास रख दीजिए, इनफैक्ट 2m 3m 4m 5m कुछ भी रख दे, वो नेट फोर्स जीरो फील करेगा। ऐसा क्यों? तो आइए सोचते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ करा है, एक पेंटागन है, उसके पांचों वर्टेक्स पर क्या है, एक एक मास मैंने रख दिया है m मास का, और सेंटर पे ना, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे m नॉट मास है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि सिमेट्री से, है ना, सारे के सारे मासेस जो है वो उसे इक्वल फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे जो वेक्टर्स है ना, सारे के सारे जो फोर्स वेक्टर्स हैं, उनके बीच में, है ना, हर एक वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। और थीटा की वैल्यू हम लोग समझ पा रहे हैं, बड़े आराम से निकाली जा सकती है, 360/5 मतलब कि 72 डिग्री आएगी, है ना। तो हर दो फोर्स है ना, जो एडजेसेंट फोर्सेस है, उनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 72 डिग्री आ रहा है। तो उनकी मदद से देखिए मैं यहाँ पर एक क्या बना सकता हूँ, पेंटागन बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसको मैं नाम दे दे रहा हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो 1 नंबर वाले मास की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, तो उस वेक्टर को पकड़ करके मैं यहाँ पर ये वाला वेक्टर बना सकता हूँ। उसी तरीके से सेकेंड वाले के लिए ये वाला बन जाएगा, थर्ड वाले के हिसाब से ये वाला बन जाएगा, फोर्थ वाले के हिसाब से ये वाला बन जाएगा, और फिफ्थ वाले के हिसाब से ये वाला वेक्टर बन जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एडजेसेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। इस तरीके से देखिए तो थीटा बराबर 72 डिग्री यहाँ पर भी आ रहा है, और ये एंगल कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 108 डिग्री, और 108 डिग्री ही एंगल होता है पेंटागन में, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन पांचों वेक्टर्स की मदद से क्या बन गया, एक रेगुलर पेंटागन बन गया। और हम लोग जानते हैं बाय पॉलीगन लॉ, है ना, पॉलीगन लॉ हमारे को बताया है कि क्या होगा, कि अगर हम लोग एक क्लोज्ड पॉलीगन बना पा रहे हैं ना इन वेक्टर्स की मदद से, तो ऑब्वियस है कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यही चीज हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे कि चाहे कैसा भी रेगुलर पॉलीगन हो, है ना, उनके अगर वर्टेक्स पर आप अगर इक्वल मास रखेंगे हर जगह, तो जो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पर नेट फोर्स कितना लगेगा, वहां पर नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल को आप रख दें उस पर जीरो लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस सवाल को एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता था, वो था बाय एनालिसिस। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे कि m नॉट को 5 बिल्कुल इक्विवेलेंट डायरेक्शन से खींचा जा रहा है और बिल्कुल सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, तो उसके पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है जाने के लिए, है ना। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है जाने के लिए, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है ना। ये चीज तो ऑब्वियस थी कि ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहे थे, तो अगर एक ही प्लेन में लग रहे थे तो ये मूव कर सकता था, अगर तो इसी प्लेन में मूव कर सकता था। लेकिन इस प्लेन में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके पास कोई भी यूनिक डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन में ये जा पाए, है ना, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस बिल्कुल इक्विवेलेंट तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग सिंपली कह देंगे कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसका मतलब जीरो लग रहा है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है ना, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में अगर ये मूव करा तो वो सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। और फिजिक्स जो है उसमें सिमेट्री से हम लोग बहुत सारे सवालों को सॉल्व करते हैं, और ये उनमें से एक है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 4 particles of equal masses capital M move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि 4 पार्टिकल्स है ना, और उन सब का मास जो है वो m है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना। रेडियस r है और इस सर्कल के अलॉन्ग ही लगातार घूम रहे हैं। और कौन है घुमाने वाला फोर्स, तो जैसे किसी भी एक पार्टिकल को अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूँ, तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो एक्चुअली इन तीनों मासेस की वजह से आएंगे, है ना। उसी तरीके से अगर अब मैं इस मास को देखूं तो इस पर बाकी के 3 फोर्स लगाएंगे, है ना, एंड सो ऑन। तो हर एक पार्टिकल पर बाकी 3 जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्चुअली रोल प्ले कर रहा है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिमेट्री को मेंटेन करते हुए चारों को क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरीके से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना पड़ेगा, एज इफ कि वो
एक स्क्वायर के हमेशा वर्टेक्स पर है ना। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें ना कि लेट अस से कि इस वाले स्मॉल एम पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसा लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स लगेगा ये जो डायगोनली ऑपोजिट जो है ना मास, वो खींचेगा इसे। तो हम लोग इस तरीके से तीन फोर्सेस को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले इस स्मॉल एम के द्वारा लगाने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ ना, इसका नंबर 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो मैं सबसे पहले क्या निकालना चाह रहा हूँ, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो लेटर से मैं थोड़ी देर के लिए इसे ए कह दे रहा हूँ, है ना, तो अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से F14 मतलब फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा ना, तो जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये ए है और ये भी ए है, तो जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, वो √2a हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे इस बार, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, है ना, ये कितना लिखेंगे, जी एम एम अपॉन √2 टाइम्स ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो हम लोग अगर एक काम करें, F12 को अगर मैं F0 नाम दे रहा हूं, है ना, तो ये F0 हो जाएगा, ये भी F0 हो जाएगा, और ये जो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 है वो कितना हो जाएगा, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये F0 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 होता है। तो हमारे पास तीन फोर्सेज आ गए, और बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट किधर आ रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ही आएगा, है ना। तो जो बाकी दोनों F0 है, उनका कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो F0 का cos 45 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग Fnet लिखे है ना, Fnet, तो वो कितना हो जाएगा, आइए डायग्राम में देखते हैं। पहले तो F0 की वजह से मैं लिख देता हूँ 2F0 cos 45 डिग्री, है ना, क्योंकि इन फोर्सेस का जो cos 45 कंपोनेंट है वही सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो दूसरा कंपोनेंट जो इस तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, वो तो देखिए क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है एक दूसरे का। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो तीसरा फोर्स है ना, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, वो कितना है, वो है बेसिकली F0 अपॉन 2। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2F0 cos 45 का मतलब क्या हो गया, cos 45 इज 1/√2, तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स F0 प्लस F0 अपॉन 2, तो ये हमारा Fnet हो गया। और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, इट इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ mv² अपॉन r के बराबर, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो अब देखिए हम लोगों ने एक्चुअली स्मॉल ए किसे माना था, हम लोगों ने स्मॉल ए माना था इस स्क्वायर के साइड लेंथ को, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, तो अगर ये r लेंथ है, रेडियस ये 45 डिग्री है, तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये √2 टाइम्स r हो जाएगा। सो a विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स r। क्लियर है बात। तो इस हिसाब से हम लोग Fnet की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा F0 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय F0, है ना, और F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, GMM अपॉन, हम लोगों ने a² कहा था और a कितना है, √2r है, तो ये 2r² हो गया, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू mv² अपॉन r के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि एक m कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, एक m जो है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, r से r1 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, हमारे को स्पीड निकालनी थी ना, तो v² की वैल्यू कितनी आ जा रही है, gm अपॉन ट्वाइस ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। तो यहाँ से देखते हैं कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, है ना, अब रूट लगा दिया मैंने, अब रूट के अंदर क्या क्या भर दें, तो ये आ जाएगा gm अपॉन r, और साथ में ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ये हमने स्पीड निकाल लिया किसी भी पार्टिकल का ना। सारे के सारे पार्टिकल जो है सिमेट्री की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मोशन करेंगे, उनका मोशन जो है बिल्कुल कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि स्मॉल एम इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो ये वाला स्मॉल एम भी ऐसे जाएगा,
ये वाला स्मॉल एम भी ऐसे जाएगा और ये वाला स्मॉल एम भी हमेशा ऐसे जाएगा, सच दैट कि इन चारों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएं तो हमेशा एक स्क्वायर बनेगा ना। स्क्वायर ऐसा लगेगा कि इस तरीके से घूमता जा रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ सेमी सर्कुलर वायर हैज अ लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M. A particle of mass small m is placed at the center of the circle. Find the gravitational attraction on the particle due to the wire. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट मास स्मॉल m यहाँ पर है और इस बार हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका मास कैपिटल M है और जिसकी लेंथ कैपिटल L है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक सीखा तो नहीं है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से फोर्स निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने सीखा एक चीज जरूर है कि पॉइंट मासेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर किसी थीटा एंगल पर जा करके ना, किसी थीटा एंगल पर सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद है ना मैं फर्दर जो है डी थीटा एंगल और जाता हूँ। ठीक है, थीटा से मैं कितना और फर्दर जा रहा हूँ, डी थीटा और जा रहा हूँ। तो अब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर मेरे को एक एलिमेंट मिला। अब इस एलिमेंट को मैं एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसका मास कितना हो जाएगा, लेटर से dm हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये इस पॉइंट मास को, स्मॉल m को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड df बराबर लिख सकते हैं g स्मॉल m d कैपिटल M अपॉन यहां से यहां तक की दूरी, लेटर से की रेडियस r है तो r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ गया, जी एम डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल। तो पूरे पार्टिकल पर, पूरे वायर की वजह से पूछा गया है, लेकिन हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जरूर यहां पर फिलहाल तो फोर्स निकाला है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वैसे तो ये जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया है ना, ये बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए इसको एक पॉइंट मास की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो इस पर फोर्स की डायरेक्शन है ना, अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो वो कैसी आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आ रही है ना। अब ऐसा ही एक एलिमेंट हम लोग सिमेट्रिक एलिमेंट यहां पर भी ले सकते हैं ना, तो ऐसा ही एक सिमेट्रिक एलिमेंट यहां पर भी आ जाएगा डीएम मास का, और वो भी इसे इस तरीके से खींच रहा होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि एक सिमेट्री है ना, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन के हिसाब से किधर आ रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से जो है वो बिल्कुल ऐसा आ रहा है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इस डायग्राम के हिसाब से। तो यहां से बच्चों हमारे को सीखने को क्या मिला कि अगर कोई भी एलिमेंट की वजह से हम लोग डीएफ निकाल रहे हैं, तो उस डीएफ का हमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रखना चाहिए, डीएफ का साइन थीटा रखना चाहिए, क्योंकि डीएफ का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है ना, उसको तो इसका जो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है ना। तो इसीलिए हमने ये सीखा कि डीएफ का सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट काम का है, जो कि इस डायग्राम के हिसाब से वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, अब हम लोग डीएफ का है ना वाई कंपोनेंट निकालते हैं। वाई मतलब कि अपवर्ड वाला कंपोनेंट। तो डीएफ वाई बराबर क्या आ जाएगा, डीएफ का साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम लोग, जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, डीएम इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो देखिए डी एफ वाई है ना, डी एफ वाई की अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा, जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें डी एम निकालना है ना, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड। हमें पता है कि एल लेंथ है ना, ये पूरा का पूरा एल लेंथ है। एल लेंथ का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, वो है सिंपली आर डी थीटा। तो उसका मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू आर डी थीटा। तो यही बेसिकली क्या बन गया, यही बन गया डी एम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि आर है और एल है, तो इनमें भी एक रिलेशन निकाला जा सकता है ना। हमें पता है पाई आर की वैल्यू एल के बराबर है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल वायर है। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन पाई। तो जहां पर भी हमने आर लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक आर यहां से ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है ना।
तो यहाँ से डी एफ वाई की वैल्यू देखिए कितनी आ जा रही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल तो ऑलरेडी था, आर की वैल्यू एल अपॉन पाई लिख देंगे तो ये एल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा साइन थीटा एंड डी थीटा, है ना। तो अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में वाई के लॉन्ग है, तो इन्हें क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। तो अब बच्चों हमें थीटा की लिमिट सोचनी पड़ेगी ना। तो थीटा देखिए हमें पूरा का पूरा वायर कवर करना है, तो थीटा हम लोग कैसे ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा को मेजर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता सकता हूँ कि एक्स ये रहा और वाई एक्सिस ये रहा है ना, तो हम लोग ऐसे घूम करके जा रहे हैं ना। तो आप देखिए कि अगर हमें पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर वायर कवर करना है तो थीटा कहाँ से लेना पड़ेगा, थीटा बिल्कुल लेना पड़ेगा 0 से लेकर के पाई तक, ताकि यहां से बढ़ते 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 यहां तक का एलिमेंट कवर हो जाए। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हम लोग लिमिट भर देंगे 0 से लेकर के पाई तक। तो यहां से एफ वाई है ना, ये कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम पाई अपॉन एल स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, है ना, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। तो देखिए बच्चों यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ वाई विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम पाई अपॉन एल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, है ना, यही आएगा यहां पर। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम पाई अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 1 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1, है ना। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया एफ नेट, है ना, जो वाई के लॉन्ग आ रहा है वो कितना आ रहा है, जी एम एम पाई अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इस सवाल से हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे को, है ना, अगर हमारे को पॉइंट मास नहीं दिया हो तो हमें पॉइंट मास ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर पॉइंट मास ढूंढ करके फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो बच्चों चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा था कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस, है ना। तो अब ये इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने इस पार्टिकल प्लस अर्थ इस पूरे को इकट्ठा क्या कहा कि ये सिस्टम है। तो अब जो इस पार्टिकल पी पर, है ना, जो अर्थ फोर्स लगा रही है ना, तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब ये पार्टिकल मान लीजिए कि और ऊपर जाता है ना, हम लोग क्या मानते थे कि अगर पार्टिकल को और ऊपर ले जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कह देते ना कि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्चुअली होता क्या था कि फोर्स इस पर लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाय दिस इंटरनल फोर्स वो कैसा आ रहा था पार्टिकल के ऊपर, नेगेटिव आ रहा था, जिस वजह से नेगेटिव का नेगेटिव क्या बन जा रहा था, पॉजिटिव बन जा रहा था, है ना। तो वही हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए हम लोग कहते थे कि अगर इस पार्टिकल को और ऊपर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। और हम लोगों ने ये माना था, अप्रोक्सीमेशन ये लिया था कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है ऑलमोस्ट उसके बीच की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज अगर हम लोग ला भी रहे थे तो यहाँ पर हम लोग मान रहे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, है ना। वो अप्रोक्सीमेशन लेकर के ही हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, वी ऑल्सो कैलकुलेटेड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ पार्टिकल सिस्टम व्हेन द पार्टिकल वाज रेज्ड थ्रू अ स्मॉल हाइट, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्मॉल हाइट लिखा है ना, स्मॉल हाइट ओवर अर्थ सरफेस। In this case, the force mg may be treated as a constant and the change in potential energy is u final minus u initial is equal to mgh, है ना। आपको सिंपल सी केसेस याद आ रहे होंगे ना, जैसे एक बॉल है उसको हम लोग मान लीजिए कि 3 मीटर ऊपर ले गए, चाहे ऐसे ले गए, चाहे ऐसे ले गए, चाहे ऐसे ले गए। इन तीनों ही केसेस में हम लोग देख पा रहे थे कि वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, वो कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था। और हम लोगों ने ये देखा था कि वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो तीनों ही केसेस में हम लोग देख पा रहे थे कि सिस्टम की या फिर कह लीजिए बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ रही थी, बाय एन अमाउंट mgh।
तो बच्चों अब हम लोग निकालने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं M1 और M2। M1 तो देखिए यहाँ पर A पॉइंट पर फिक्स्ड है ना, यहाँ पर एकदम बांध करके से रखा गया है। और M2 जो है वो शुरुआत में B पॉइंट पर था और उसे इस लाइन के अलॉन्ग धीरे 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 क्या किया जा रहा है, C पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो M2 मास को जो है B से C तक ले जाया जा रहा है। और हम लोग बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं, सबसे पहले वी वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स एज द डिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम R1 टू R2। तो देखिए बच्चों, ये एक्चुअली टॉपिक जो है इसको आप कैसे मैकेनिक्स से रिलेट कर सकते हैं, कैसे कंपेयर करके समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से जब ये लड़की जो है ना, ये क्या कर रही है, ये एरो को पीछे खींच रही है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, ये जो धागा है ना, ये जो धागा है एक्चुअली जो धनुष में लगा है वो क्या होता जा रहा है, वो स्ट्रेच होता जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि धागा जो है वो एक्चुअली रहना किस पोजीशन में चाह रहा था, अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाह रहा था, वो तो बिल्कुल सीधा रहना चाह रहा था, है ना। लेकिन क्या हुआ, आपने उसे क्या किया, और ज्यादा खींचा, है ना। जब वो एरो को पीछे ला रही है ना, तो क्या हो रहा है, वो इस तरीके से ये जो धागा ये और ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये धागा जो है इस ओरिएंटेशन को पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये और भी ज्यादा खिंचा हुआ ओरिएंटेशन है, तो ये इसमें रहना नहीं चाहता है। तो फिर जब ये एरो को रिलीज करती है ना, जैसे ही छोड़ती है, तो ये धागा चूंकि अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहता है, तो ये एक झटके से जो है ना, क्या लगाता है, इस एरो पर फोर्स लगाता है, जिससे एरो बहुत फास्ट स्पीड से आगे की तरफ भागती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर, काइंड ऑफ वैसा ही कुछ यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि M1 और M2 ये दोनों खुश थे जब R1 डिस्टेंस पर थे, है ना। ये दोनों क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं। और दूरी कम होती तो और भी बेहतर होता, लेकिन चलिए ठीक है, A और B है ना, जब इन दोनों के बीच की दूरी R1 थी तो ठीक था मामला। अब अगर हम लोग किसी तरह इसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो इस सिस्टम को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सिस्टम के पास क्या क्रिएट होती जाएगी, क्या स्टोर होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो जैसा कि हम लोगों ने अभी भी देखा इस धागे में स्टोर हो गई थी। और जैसे ही हम लोग अगर रिलीज करेंगे इसे, तो ये वापस भागेगी, है ना, इन द फॉर जो पोटेंशियल एनर्जी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो खैर हम लोग रिलीज करने की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग ये फील करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से इस धागे में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, उसी तरीके से जब मैं पार्टिकल जिसका मास M2 है उसको B से कहाँ ले जाऊं, C तक ले जाऊंगा, तो ये सिस्टम नहीं चाहेगा, इसके अगेंस्ट में काम करूंगा, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे को ये पता है कि M1 और M2 के बीच में, है ना, मान लीजिए कि डिस्टेंस स्मॉल r है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा ना। अब क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ये फोर्स तो वेरिएबल है, जैसे जैसे R बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है बात। तो इस वजह से बच्चों हमारे को क्या करना होगा, जैसा हम लोगों ने स्प्रिंग के केस में करा था, है ना। स्प्रिंग के केस में आपको याद होगा जब हम लोग वर्क डन निकालते थे तो हमारे को क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता था। तो उसी तरीके से यहां पर भी हमारे को किस का सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। हम लोग ये मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है M2, है ना, वो लेटर से कि किसी मोमेंट पर R डिस्टेंस पर है M1 से, और फर्दर उसे D से E ले जाया गया, है ना, और ये D और E के बीच की दूरी लेटर से DR है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कह देंगे, स्मॉल वर्क डन ऑन M2 बाय M1, वो कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि फोर्स जो है ना, फोर्स इस थोड़े से देर के लिए, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है ना। डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एटलीस्ट फोर्स को इतना मान सकते हैं ना। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर का, और फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ। इसका क्या मतलब हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहां पर हमें लिखना होगा कॉस ऑफ पाई। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हमने कितना निकाल लिया, डी डब्ल्यू हमने निकाल लिया माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर डी आर।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर देंगे इसे इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लगाएंगे, जब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, शुरुआत में R1 थी, है ना, और बाद में कितनी हो गई, R2 हो गई, है ना, सेपरेशन जो है R कितना हो गया, R1 से R2 हो गया। तो इसी दोनों इंस्टेंट के बीच में हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो यहां से देखते हैं बच्चों, हमारे पास वर्क डन कितना आ जा रहा है, वर्क डन आ जाएगा GM1M2, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस dr/r², इसका इंटीग्रेशन, है ना, और लिमिट हो जाएगी R1 से R2 तक। तो हमें पता है -1/r² dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/r। तो ये हो जाएगा GM1M2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा, और लिमिट R2 और R1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/r2 माइनस 1/r1, है ना। तो हमने क्या देखा कि वर्कडन जो है, वर्कडन जो है वो कितना आ रहा है, GM1M2 मल्टीप्लाइड बाय 1/r2 माइनस 1/r1 के बराबर। और ये जो वर्कडन है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन। क्लियर है ये बात। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, है ना। तो ये जो इंटरनल फोर्स है जो कि किस पर लग रहा है, जो कि M2 पर लग रहा है बाय M1, उसके द्वारा हम लोगों ने वर्क डन निकाला। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास आया नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, U इनिशियल माइनस U फाइनल, और वो कितने के बराबर आ गया, GM1M2 मल्टीप्लाइड बाय 1/r2 माइनस 1/r1। क्लियर है। इसको और हम लोग बेटर कैसे लिख सकते हैं, U इनिशियल हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं U इनिशियल का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स वाज इक्वल टू R1, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू वाज इक्वल टू R2, है ना, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, GM1M2 मल्टीप्लाइड बाय 1/r2 माइनस 1/r1 के बराबर। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा रिजल्ट आया था ये है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। किस तरीके से ये आता है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस रिजल्ट, है ना, क्योंकि ये रिजल्ट है बड़ा भारी भरकम, है ना, इस पूरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कैसे ये डिराइव हुआ ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, इस भारी भरकम इक्वेशन को हम लोग थोड़ा छोटा बनाने वाले हैं। कैसे छोटा बनाएंगे वो देखिए कि अभी हमारे को मिला क्या है, अभी हमारे को मिला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हम लोग जो है, जो भी वर्क डन वगैरह का तरीका यूज करें, उससे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्लियर है। तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन अगर हम लोग एक रेफरेंस डिसाइड कर लें, है ना, कि जैसे कि यहां पर आप लिखा है कि वी चूज, है ना, वी चूज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम टू बी जीरो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन्फिनिटी। तो अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, जीरो है, जब दे आर वाइडली सेपरेटेड, है ना, मतलब U इन्फिनिटी को अगर हम लोग जीरो कह दें तो ये इक्वेशन जो है काफी सिंपल हो जाएगी। क्लियर है ये बात। आइए देखते हैं कैसे। देखिए होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी U, है ना, U एज अ फंक्शन ऑफ R अगर अब हम लोग सिंपली निकाले ना, इंस्टेड ऑफ R1 एंड R2 सिंपली हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम अगर उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तब की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। ऑब्वियस है, बाय एज्यूमिंग समथिंग, है ना, और एज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो जीरो होगी व्हेन दे आर वाइडली सेपरेटेड, है ना। तो वो कैसे निकाले, देखिए यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी, क्योंकि यू इन्फिनिटी को तो हम लोगों ने क्या एज्यूम करा है, जीरो एज्यूम करा है। ठीक है, तो अभी अभी देखिए जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव करी है ना, यू आर वन माइनस यू आर टू बराबर GM1M2 1/r2 माइनस 1/r1, है ना, ऐसा जो हम लोगों ने डिराइव करा है। इसमें अगर R1 की वैल्यू को मैं R कह दूं और R2 की वैल्यू को मैं क्या कह दूं, इन्फिनिटी कह दूं। ठीक है, तो यू आर, है ना, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी, मतलब वो सिंपली यू आर बन जाएगा। तो यू आर बराबर कितना आ जाएगा, GM1M2 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r, है ना। तो ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए ये सिंपली कन्वर्ट हो जा रहा है माइनस GM1M2/r में। तो हम लोगों ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करा है, ये मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप ये याद रखिए। और वो क्या है रिजल्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज
यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, जो कि क्या बताता है कि अगर दो पार्टिकल के बीच में कितना सेपरेशन है, अगर इन दोनों पार्टिकल के बीच में आर का सेपरेशन है ना, और ये दोनों मासेस क्या क्या है, m1 और m2 है, तो इस सिस्टम की, है ना, इस पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितनी कहेंगे, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर कहेंगे। इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिए कि अगर इस सिस्टम को छोड़ दें ऐसे ही, है ना, मान लीजिए आइसोलेटेड ऐसे छोड़ दें, तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी सिस्टम अपनी क्या करना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो ऑब्वियस है ना कि दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों और पास आएंगे, और पास आएंगे तो ये जो आर है ये क्या होता जाएगा, ये जो आर है ये और कम होता जाएगा, जिस वजह से ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, जी एम वन एम टू अपॉन आर, ये ओवरऑल बड़ा होता जाएगा, और बाहर नेगेटिव साइन लिखा है ना, तो इसका मतलब ये और भी ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, मतलब ये और भी ज्यादा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर छोड़ दें तो वो क्या करना चाहता है, अगर उस पॉसिबल हो तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है ना। तो ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है इसको भी अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये m1 m2 एक दूसरे के और पास आएंगे, आर और कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जो रिजल्ट आया ये किन परिस्थितियों में आया है। ये जो रिजल्ट है ये हम लोगों ने ये मानते हुए डिराइव करा है कि u इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब दोनों के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट है तब के सिचुएशन को हम लोगों ने क्या कहा है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन। अगर सवाल में रेफरेंस कुछ और दिया होगा, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यूज है वो अलग अलग आ जाएंगी, है ना, लेकिन एक चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट इज चेंज, है ना। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि चेंज नेवर चेंजेस, है ना। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, चाहे आप रेफरेंस कुछ भी लें। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पॉइंट मास ब्रेक्स इनटू टू पार्टिकल्स, इफ द टू पार्टिकल्स आर नाउ प्लेस्ड एट अ सेपरेशन स्मॉल r, then find the ratio of their masses for force to be maximum between them। तो देखिए हमारे को क्या दे रखा है कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी थी, है ना, जिसका मास था कैपिटल M। अब ये दो पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया ना, लेटर से कि एक का मास हो गया स्मॉल m और दूसरे का मास ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो जाएगा, और इनके बीच की सेपरेशन जो है वो कितनी रखी गई है, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो एक्चुअली रखी गई है स्मॉल r के बराबर। तो अब हमारे को ये बताना है कि अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है तो ये पार्टिकल्स जो है वो उनका मास किस रेशियो में है। तो देखिए हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, जो म्यूचुअल फोर्स है वो लिख सकते हैं जी एम कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें तो कांस्टेंट है ना, जैसे कि यहाँ पर g अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला टर्म तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को क्या मैक्सिमाइज करना है, हमारे को मैक्सिमाइज करना है लेटर से y बराबर स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m को, है ना। इस y को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो जिस स्मॉल m के लिए ये y क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, उसी स्मॉल m के लिए जो f है वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर ये बात। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, अगर मैक्सिमाइज करना है तो dy बाय dm को जीरो कर देते हैं, है ना। तो dy बाय dm को अगर हम लोग जीरो करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो स्मॉल m को एज इट इज मैंने रख दिया, है ना, और कैपिटल M माइनस स्मॉल m को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये -1 आ जाएगा। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, अब स्मॉल m का डिफरेंशिएशन 1, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल m, तो यहां से स्मॉल m कितना आ गया, कैपिटल M अपॉन 2 आ गया। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि स्मॉल m की वैल्यू अगर कैपिटल M बाई 2 है तो दोनों मासेस बराबर हो गया ना, दोनों बराबर बराबर भाग में टूटे हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि एक m बाई 2 है तो दूसरा भी m बाई 2 है। अगर ये कॉम्बिनेशन में हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो बच्चों इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीका क्या हो सकता था कि हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि जिन दो चीजों के प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है उनका सम जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और सम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M है ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो बच्चों आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को हमें या किसी नंबर को हमें तोड़ना है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमें 18 है ना, इस नंबर को तोड़ना है सच दैट कि उनका प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम आए। तो देखिए आप 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत सारे तरीके ना 18 को तोड़ने के, 12 और 6, फिर 13 और 5,
फिर 10 और 8, फिर और क्या हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। एक और तरीका हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे 12 और 6 का इसका प्रोडक्ट 72, 13 और 5 का 13 5 65, ठीक है। इसी तरीके से 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, इसी तरीके से 2 इंटू 16 32 हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कब आएगा, जब आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 9 और 9, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 81 जो है बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं बच्चों कि अगर हमें किसी भी नंबर को तोड़ना है दो पार्ट्स में सच दैट कि उनका प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम हो, तो हमें कैसे तोड़ना होगा, बराबर भागों में तोड़ना होगा, है ना। जैसे 18 को 9 और 9 में तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा 81 वो क्या होगा, बाकी सब कॉम्बिनेशंस के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं और ये बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल है फाइंड फोर्स ऑन m नॉट एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि m नॉट की जो पोजीशन है वो क्या है, x, 0 है ना। और ये m नॉट जो है ऑब्वियस है कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और यहाँ पर दो और मासेस हैं, स्मॉल m और स्मॉल m, ये दोनों फिक्स्ड हैं y एक्सिस पर, और ओरिजिन से ये दोनों a डिस्टेंस की दूरी पर है ना, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो हमारे को m नॉट पर क्या दिखाना है, फोर्स दिखाना है एज अ फंक्शन ऑफ x, और साथ ही साथ f और x का ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल m, अगर ऊपर वाले स्मॉल m की बात करें तो वो m नॉट को अपनी तरफ खींचेगा, उसी तरीके से जो नीचे स्मॉल m है वो भी m नॉट को अपनी तरफ खींचेगा। और ये डायग्राम काफी सिमेट्रिक नजर आ रहा है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैं स्मॉल m जो m नॉट पर फोर्स लगा रहा है उसको अगर मैं f नॉट कह रहा हूं, तो सिमिलर मैग्नीट्यूड का फोर्स यहां भी मैं लिख सकता हूं। और इस एंगल को अगर मैं थीटा कह रहा हूं तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ आ रहा है, वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है ना। मतलब कि ये ओरिजिन की तरफ है ना, ये फोर्स जो है रिजल्टेंट इन दोनों का वो डायरेक्टेड है, ठीक है बच्चों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट है ना, जैसे f नॉट साइन थीटा ऊपर की तरफ, f नॉट साइन थीटा नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन जो f नॉट कॉस थीटा है टुवर्ड्स लेफ्ट, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इनका रिजल्टेंट 2f नॉट कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए यहां पर ये तो हो गई एफ नेट की बात है ना, एफ नेट की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 2f नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब ये f नॉट और थीटा तो सवाल में दिया नहीं है, तो हमें इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स f नॉट को क्या बोल दे, तो ये हो जाएगा g m नॉट अपॉन m, और m नॉट के बीच की दूरी कितनी है, तो ये जो दूरी है वो बेसिकली ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है, और वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स, यहां पर हम लोग लिखेंगे f नॉट की वैल्यू g m नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। और साथ ही साथ जब cos थीटा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, वो तो x है ना, और हाइपोटेनस कितना है वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास f नेट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जा रही है, वो आ जा रही है 2gm m नॉट इंटू एक्स, और इसको किससे डिवाइड कर दें, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 से। क्लियर है ये बात। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, है ना। इसके अलावा अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें कि m नॉट जो है ना, वो कहां पर है, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट पर है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर वो इस तरफ होता, m नॉट अगर इधर होता तो उस पर फोर्स किधर लगता, टुवर्ड्स राइट लगता। तो अगर उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, और अगर उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें, है ना, कि एफ नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एफ नेट वेक्टर ये हम लोग क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 2gm m नॉट x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। और यहां पर हम लोग साथ में क्या लगा देंगे, डायरेक्शन के लिए
आई कैप लगा देंगे, है ना, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ क्यों? क्योंकि आप देखिए जब x पॉजिटिव हुआ तब तो ये माइनस आई कैप आ जाएगा, और जब x नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ नेट वेक्टर जो है ना, वो हमारे पास कैसा आ जा रहा है, कुछ ऐसा आ जा रहा है ना। यहाँ पर x जो है वो क्या है, x यहाँ पर कोऑर्डिनेट है ना। जब पॉजिटिव भरेंगे तो एफ नेट की वैल्यू किधर आ जाएगी, नेगेटिव आई कैप की तरफ, और जब x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एफ नेट आ जाएगा पॉजिटिव आई कैप की तरफ। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की, है ना। तो ग्राफ कैसा बनाया जाए, एफ एक्स कर्व कैसा बनाया जाए। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो हमारे को मिल रखा है ना, और डायरेक्शन भी हम लोग समझ रहे हैं कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। अब जरा इस फंक्शन को सोचते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आप 2g m नॉट है ना, इस वैल्यू को कुछ मान लीजिए, लेटर से मैं k बोल दे रहा हूं क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट। तो मेरे पास फोर्स है ना, एफ नेट जो है वो मैं क्या कह सकता हूं, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू द पावर 3/2। तो अब अगर किसी भी इक्वेशन से मुझे ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, मैं डिफरेंशिएट करके देखता हूं कि कहां कहां पर इसका स्लोप जीरो आ रहा है। तो अगर मैं डी एफ बाई डी एक्स निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 को एज इट इज लिख दूंगा, और k इंटू एक्स है ना, k इंटू एक्स को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा सिंपली k। फिर क्या यूज करूंगा, यहाँ पर माइनस साइन, और अब के एक्स को यहाँ पर एज इट इज रहने दूंगा, और अगला टर्म क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1 विच इज हाफ, और फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो वो आ जाएगा 2x, है ना। तो इसकी, और डिनोमिनेटर में बच्चों, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म आएगा ना, डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी तो स्क्वायर करते हैं, बट दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या गायब हो जाएगा, k जो है वो गायब हो जाएगा, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर हम लोग देख सकते हैं 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। क्लियर है ये बात। तो यहां पर है ना, इस वैल्यू ऑफ x के लिए जो स्लोप है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ है, और इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट करके 3/2 को सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, टू द पावर 1 कर देता हूं, मतलब सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहां से देखिए हमारे पास x की एक नहीं बल्कि दो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय √2। तो इन वैल्यूज पर हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को स्लोप 0 मिलेगा एफ एक्स ग्राफ का। तो देखिए बच्चों अब हम लोग ग्राफ के काफी नजदीक आ गए। हमने ये सोच रखा था, है ना, कि जो फंक्शन है f का वो कैसा दिया हुआ था, वो आ गया था हमारे पास f इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर था x अपॉन, इधर डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। और हमने ये भी देखा था बच्चों कि a/√2 और माइनस a/√2 पर स्लोप 0 आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एट x इक्वल टू 0 है ना, एट x इक्वल टू 0 हम लोग देख पा रहे हैं कि f की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो ये भी एक कंडीशन हमारे को मिल गई। तो एक ये कंडीशन हो गई, है ना, एक हमने ये देखा कि स्लोप यहाँ 0 होगा, और एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब x पॉजिटिव है तब फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड वाइस वर्सा है ना, जब f पॉजिटिव होगा तो वहां पर x नेगेटिव आएगा। तो इन सारे कंडीशंस को यूज करते हुए हम लोग सोचते हैं कि ग्राफ कैसा बनाया जाए। तो देखिए बच्चों इन सारी कंडीशंस का यूज करते हुए मैंने सोचा कि ऐसा ग्राफ बनाया जाए ना, ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फोर्स 0 है, साथ ही साथ जब x पॉजिटिव है तब फोर्स नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तब फोर्स पॉजिटिव है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं बच्चों कि स्लोप जो है ना, स्लोप जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए a/√2 और माइनस a/√2 पर। तो वो भी मैंने यहाँ पर हासिल कर लिया, है ना।
तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है तब फोर्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि जब बहुत वाइडली सेपरेटेड हो जाएंगे तब तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ही नहीं। क्लियर है ये बात? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आई होप बच्चों कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।